स्टोरी के साथ आए हैं आपके सामने। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी जो है वो चाइल्डहुड लेबर के बारे में है कि जब हम बच्चों से काम करवाते हैं, चाइल्ड लेबर के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, इस बारे में ये स्टोरी है कि बच्चों से काम कराना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो जो राइटर है इस स्टोरी की, अनीस जंग, वो इस चीज पर लाइट डाल रही है कि हमें चाइल्ड लेबर को स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों की इनोसेंस है, उनका चाइल्डहुड है, वो सब स्पॉइल हो रहा है, वो बच्चों को वो आजादी नहीं मिल पा रही है। तो यही राइटर इस स्टोरी में बता रही है। ये जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, ये दो स्टोरीज में डिवाइडेड है, दोनों स्टोरीज ही बच्चों पर है। पहली स्टोरी में एक लड़का है साहिब, जिसका पूरा नाम है साहिब आलम, और सेकंड स्टोरी है बैंगल मेकर फैमिलीज की, जो कि जिसमें एक बच्चा है मुकेश, उसकी स्टोरी है। तो ये पार्ट 1 है, इसमें हम साहिब की स्टोरी समझेंगे, एंड सेकंड पार्ट में हम मुकेश की स्टोरी को अंडरस्टैंड करेंगे। अब फर्स्ट स्टोरी में ये दिखाते हैं कि अनीस जो ऑथर हैं, फीमेल हैं, वो ऑब्जर्व करती हैं कि जैसे उसके उनके घर के आसपास ना बहुत सारे लड़कों का, बहुत सारे रैग पिकर्स होते हैं कूड़ा इकट्ठा करने वाले, कूड़ा जो लेकर जाते हैं वो अलग है, लेकिन रैग पिकर्स, रैग मीन्स कूड़ा, जंक, जो गार्बेज होता है, एंड पिकर्स पिक करने वाले, उठाने वाले। अब वो वही रैग को पिक करते हैं जिस जो कि उनको आगे चल के अगर वो उसको सेल करते हैं तो बदले में मनी वो ले पाते हैं। तो रैग पिकर्स बेसिकली अपने मतलब का ही गार्बेज पिक करते हैं, वो सारा नहीं पिक करते। वट एवर गार्बेज इज थ्रोन, उनका सबसे कोई मतलब नहीं है। जो उनके लिए जो एनकैश हो सकता है, जिसको देकर बदले में उन्हें पैसे मिल सकते हैं, उस रैग की बात हो रही है। अब छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे प्लास्टिक का बैग अपने शोल्डर पे लेके और यही काम करते हैं। तो इस स्टोरी में भी ऐसा ही एक बच्चा है साहिब, जिसका नाम है साहिब। अनीस जो राइटर है उसकी बात कर रही हैं। अब वो बच्चे को ऑब्जर्व करती हैं, वो अपने बहुत सारे दूसरे बच्चों के ग्रुप के साथ ही अक्सर उन्हें दिखाई देता है। और वो किससे कंपेयर कर रही है उस ग्रुप को? वो उस ग्रुप को ऐसे कह रही है जैसे बर्ड्स का एक ग्रुप आता है, बर्ड्स का फ्लॉक आता है मॉर्निंग में, बहुत सारे बर्ड्स एक साथ आते हैं चहचहाते हुए, और कुछ टाइम बाद, दोपहर बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इसी तरह वो कंपेयर कर रही है कि इसी तरह मुकेश भी अपने सभी ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ वहां पर आता है, इधर उधर देखते हैं, वो रैग के लिए ढूंढते हैं, और फिर वो दोपहर बाद गायब हो जाते हैं। तो एक बार अनीस उनसे बात करती हैं, उस बच्चे से, साहिब से, कि वो ऐसा काम क्यों कर रहा है, वाई ही इज अ रैग पिकर, क्यों वो ये काम कर रहा है, वो स्कूल क्यों नहीं जाता। तो इस बात के, इस क्वेश्चन के आंसर में साहिब जवाब देता है ऑथर को कि यहाँ आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तो ऑथर कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो अगर मैं एक स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम आओगे? तो साहिब उनको रिप्लाई करता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो जरूर आएगा। तो कुछ टाइम बाद ये बात यही खत्म हो जाती है। कुछ टाइम बाद फिर से अनीस जब उसे साहिब को नजर आती हैं, तो वो दौड़ा दौड़ा उनके पास आता है और वो झट से पूछता है कि आपने कहा था स्कूल बनवा देंगी, आपने स्कूल बनवा दिया? तो जब वो ये क्वेश्चन करता है तो अनीस को बहुत एम्बैरेसमेंट होती है, बहुत शर्मिंदगी होती है। वो ऐसा फील करती है कि क्यों मैंने ऐसा फेक प्रॉमिस किया एक बच्चे को, जिसके लिए उन्हें पता है कि वो कभी नहीं बनवा सकती। तो वो इसके आंसर में ये रिप्लाई करती है कि स्कूल बनाना बहुत आसान नहीं है, बहुत समय लगता है स्कूल बनवाने में, और ये कह के वो बात को खत्म कर देती हैं। अब उनको अंदर ही अंदर लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग गरीब पुअर बच्चों से फेक प्रॉमिसेस कर देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम बड़े आदमी बन जाओगे। लेकिन वो इनोसेंट बच्चे समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारे फेक प्रॉमिसेस लोग कर देते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए अगर आप पूरे नहीं कर सकते तो अनीस बेसिकली एक बहुत सेंसिटिव ऑथर हैं, बहुत ही सिंपथी रखती हैं वो पुअर चिल्ड्रन के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए, और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि साहिब जैसे इनोसेंट बच्चे इस तरह का काम कर रहे हैं। अब आगे वो बताती हैं कि ये बच्चे आते कहाँ से हैं, रैग पिकर्स के बारे में बताती हैं। तो इसकी हिस्ट्री में वो ये कहती हैं कि बांग्लादेश, ढाका एक प्लेस है बांग्लादेश में, तो वहां पर बहुत सारे तूफान आए, स्टॉर्म्स आए, जिनको लेकर ग्रीन फील्ड्स, जो खेत हैं वहां के बर्बाद हो गए, घर बर्बाद हो गए, और लोग मजबूर हो गए इधर उधर ऐसे ही बर्बाद हुए रहने को, और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, कुछ नहीं बचा था, क्योंकि खेत भी बर्बाद हो गए, घर भी। तो उन लोगों को भूखा ही सोना पड़ता था रात को। तो खाने की ही सर्च में, खाने को ढूंढते हुए कि एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटी है भोजन, उसकी सर्च में वो लोग वहां सीमापुरी में शिफ्ट हो गए थे एज स्क्वाटर्स। स्क्वाटर्स होते हैं इलीगल सेटलर्स, इलीगल सेटलर्स, रिफ्यूजीज जो बांग्लादेश से वहां से निकल के माइग्रेट होकर और इंडिया में आ गए। अब वो लोग कहाँ सेटल हुए? दिल्ली, दिल्ली के आउटर स्कर्ट्स पर सीमापुरी नाम की जगह है, जो दिल्ली के बाहर
बाहरी इलाके में, सीमापुरी नाम की जगह है, वहां पर एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है जहां लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, 10,000। और वो ज्यादातर उसमें स्क्वाटर्स हैं जो इलीगल सेटलर्स हैं, वहां के नहीं है, वो सिटीजन नहीं है वहां के, बट वो वहां आकर बस गए हैं और वहां रहते हैं। अब उस स्लम एरिया की बात करें तो सीमापुरी में बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में वो रैग पिकर्स रहते हैं। मड की, हे के बने हुए हाउसेज हैं जिनकी छत टीन से बनी हुई है और लीक करती हैं, कभी बारिश वारिश आ जाए तो वो बहुत पक्के घर नहीं है, कच्चे घर हैं, और किसी तरह बहुत ही फिल्दी कंडीशंस में, मिजरेबल कंडीशंस में वहां लोग रहने को मजबूर हैं। और उन्हें वहां कोई और आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है एक्सेप्ट राशन कार्ड। उन्हें राशन कार्ड क्यों दिया जाता है? ताकि उनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ जाए, और 10,000 की तादाद है उनकी, तो उनके वोट्स मायने रखते हैं। तो एक पॉलिटिकल एंगल दिया है कि उनके वोट लेने के लिए उन्हें राशन कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, और ताकि उनके नेम्स वोटर्स लिस्ट में रहें और वो वोट दे पाए एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अब उनको क्या फायदा हो रहा है, स्क्वाटर्स को, जो वहां पर आकर रह रहे हैं, जो वहां पर शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें वोट से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि राशन कार्ड से उन्हें ग्रेन्स मिल जाता है, फूड मिल जाता है, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। वो फूड के लिए ही आए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में दे वर फोर्स्ड टू लिव एम्प्टी स्टमक, दे वर फोर्स्ड टू स्लीप एम्प्टी स्टमक। अब यहाँ पर उन्हें खाना मिल रहा है, उन्हें और किसी चीज से लेना देना नहीं है, एटलीस्ट एक शेल्टर भी है टूटा फूटा सा, तो उन्हें उतना बहुत है। और बहुत प्रोफेशनल थे सीमापुरी के रैग पिकर्स, बहुत आर्ट था उनमें रैग पिकिंग का। मींस वो बहुत अच्छे से समझते थे कि कौन सा गार्बेज उन्हें पिक करना है, कौन से गार्बेज से उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो वही पिक करते थे। तो उनके लिए वो एक ट्रेजर था। ट्रेजर क्यों था? दे ऑलवेज ट्रीटेड गार्बेज एज गोल्ड। वो गोल्ड की तरह मानते थे गार्बेज को। क्यों मानते थे? क्योंकि वो बदले में उन्हें पैसा देता था। तो ट्रेजर, खजाना। कभी कभी उन बच्चों के लिए बहुत हैरानी की बात हो जाती थी, क्योंकि वो जब रैग ढूंढ रहे होते थे, गार्बेज ढूंढ रहे होते थे, उसमें कुछ अच्छा ढूंढ रहे होते थे, तो उन्हें कॉइन्स मिल जाते थे। 10 रुपए का नोट मिल गया, या कभी कोई 1-2 रुपए के कॉइन मिल गए, या कभी बहुत ही रेयरली कभी सिल्वर कॉइन मिल गया। तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे ही वो चीज मिलती थी, वो और उम्मीद के साथ दोबारा ढूंढना स्टार्ट कर देते थे कि एक और भी ना मिल जाए। तो वो हमेशा उसको ट्रेजर, गोल्ड के जैसे ही कंपेयर करते थे कि इसी से हमारा घर चलता है। बच्चों के लिए वो क्या था? वो एक वंडर, इट वॉज रैप्ड इन अ वंडर। हैरानी की चीज थी, खुशी की चीज थी, एक्साइटमेंट होती थी उन्हें ढूंढते हुए। दे इंजॉय रैग पिकिंग समटाइम्स, जब उन्हें कुछ अच्छा मिलता था। लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके एल्डर्स के लिए रैग पिकिंग मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, उनके जीने का जरिया था, कि उनका घर चलता था, उनका पेट भरता था रैग पिकिंग के प्रोफेशन से। अब ये तो थी सीमापुरी की कंडीशंस की बहुत बुरी हालत में बच्चे वहां पर रहते थे। दे वर डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग वाटर, सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, कुछ भी नहीं था वहां सीमापुरी में। अब ऑथर एक बार साहिब से मिलती हैं, उसके पूरे ग्रुप से मिलती हैं, तो वो ये ऑब्जर्व करती हैं कि सभी बच्चे बैरफुट थे, किसी के पाँव में चप्पल नहीं थी, मतलब नंगे पाँव ऐसे ही रैग पिकिंग कर रहे थे, और बहुत बुरी तरह उनके कपड़े वपड़े भी ऐसे डिसकलर्ड से, कहीं से टॉन फटे हुए। तो वो एक बच्चे से सवाल करती है कि वाई यू आर बैरफुट, आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, या कोई फुटवेयर क्यों नहीं पहना है? तो एक बच्चा रिप्लाई करता है कि मेरी मदर ने ना काफी ऊपर शेल्फ पर मेरे फुटवेयर या चप्पल रखी हैं, तो वो मुझे देती नहीं है, मैं इसलिए बैरफुट हूँ, नंगे पाँव हूँ। एक दूसरा बच्चा ये कहता है कि इसलिए नहीं कि पॉवर्टी है, गरीबी है, इसलिए मैं बैरफुट नहीं हूँ, बट ये कल्चर है, ट्रेडिशन है हमारा, कि मैं बैरफुट ही रहना पसंद करूंगा, मुझे कुछ मिल भी जाएंगे ना चप्पल, तो भी मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ऐसे ही मेरा कल्चर है, ट्रेडिशन है। अब एक थर्ड बच्चा क्या कहता है? वो कहता है कि पूरी लाइफ में मैंने एक पेयर ऑफ फुटवेयर कभी ओ ही नहीं किया है, मुझे कभी मिला ही नहीं है, मैं कभी मालिक नहीं बना एक पेयर ऑफ फुटवेयर का। तो इससे वो ऑब्जर्व करती हैं अनीस की कितनी गरीबी है यहाँ पर। बच्चे फोर्स्ड हैं, मतलब फोर्स, दे आर फोर्स टू वॉक बैरफुट, उनको जबरदस्ती बैरफुट चलने की अब ऐसी आदत सी हो गई है कि उन्हें ऐसा लगता है कि बस हम ऐसे ही ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी रियलिटी। अब उनको एक स्टोरी याद आती है अनीस जंग को। इस बात के बाद वो कहती है कि एक इंसान था, एक आदमी मिला था मुझे, जो कि उडुपी प्लेस से था, और उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि एक प्रीस्ट, पुजारी, वहां जब वो स्कूल जाता था, वो पर्सन जो उडुपी प्लेस से था, तो वो रास्ते में एक टेम्पल से गुजरता था, और उस टेम्पल का जो पुजारी था, प्रीस्ट था, उसका बेटा अक्सर ये प्रे करता था भगवान से कि हे भगवान, मुझे एक पेयर शूज जरूर प्रोवाइड कराना, क्योंकि मैं शूज चाहता हूँ। अब वो हमेशा ये प्रेयर करता था कि मुझे शूज चाहिए, और प्लस साथ में ये प्रेयर भी करता था कि वो शूज हमेशा मेरे पास बने रहें, वो कभी मुझसे अलग ना हो, गुम ना हो जाए। तो उसके बाद
ये एक प्रेयर की बात उन्हें याद आई अनीस को। उसके बाद 30 इयर्स के बाद जो राइटर हैं वो बाय चांस दोबारा उसी टेम्पल को विजिट करती हैं जिस प्रीस्ट की बात उस आदमी ने अनीस को बताई थी। और 30 इयर्स के बाद वो क्या ऑब्जर्व करती हैं कि वहां पर एक और नए कोई प्रीस्ट आ गए हैं और वहां पर उनका बेटा प्रॉपरली ड्रेस्ड अप है स्कूल यूनिफॉर्म में, और वो बहुत ही वॉज ब्रीदिंग क्विकली, उसको सांस चढ़ा हुआ है और वो कहीं से आया है, उसने बैग फोल्डिंग बेड पे भेजा, मोस्ट प्रोबेबली स्कूल से आया होगा, यूनिफॉर्म में था और उसने शूज भी पहने थे। तो ये देख के राइटर सोचती हैं कि 30 साल पहले मैंने जिस पुजारी की बात सुनी थी कि उनका बेटा प्रे करता था मुझे जूतों का जोड़ा मिल जाए, तो आज वो कंडीशन प्रीस्ट की काफी इंप्रूव हो गई है, क्योंकि आज के प्रीस्ट का बच्चा यूनिफॉर्म में है, स्कूल जा रहा है, प्लस उसके पास प्रॉपर शूज बैग सब कुछ है। तो वो ये कंपेयर करती हैं कि प्रीस्ट जो पुजारी हैं उनकी लाइफ 30 साल में कितनी इंप्रूव हो गई है, लेकिन रैग पिकर्स आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं, उनके पास फुटवियर्स जो कि एक बेसिक एसेंशियल है वो आज भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा बहुत ही नेगेटिव हो जाती हैं, बहुत दुख होता है उन्हें ये सोचकर कि रैग पिकर्स की बहुत बुरी हालत है। अब नेक्स्ट बात आती है, एक बार वो ऑब्जर्व करती हैं साहिब को कि टेनिस गेम खेल रहे थे दो लोग वाइट प्रॉपर यूनिफॉर्म में, और वो एक किसी गेम की जो एकेडमी होती है उसके बाहर साहिब खड़ा होता है और उसने बड़े अपने कलरलेस से कपड़े, बहुत फेड से कपड़े पहने होते हैं, और जो शूज का पेयर उसने पहना होता है वो भी टेनिस खेलते वक्त जो शूज यूज होते हैं वही शूज होते हैं, लेकिन उसके एक शू में होल था, एक छेद था। अब वो साहिब से पूछती है तुम्हें टेनिस गेम पसंद है? तो वो कहता है हाँ मुझे बहुत पसंद है, और जो यहाँ का गार्ड है वो कभी कभी मुझे अलाउ भी करता है अंदर झूले पे जाने के लिए, तो मैं अंदर कभी कभी जाता हूँ जब यहाँ कोई नहीं होता है। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें टेनिस खेलना है? वो कहता है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है। तो उस दिन वो बहुत ड्रेस्ड अप भी होता है, बट उसके जो जूते होते हैं उसके कलरलेस कपड़ों से मैच नहीं कर रहे होते, और मे बी किसी रिच लड़के ने डिस्कार्ड कर दिए थे अपने जूते क्योंकि उसमें एक होल था, लेकिन साहिब का तो ड्रीम पूरा हो गया था जूतों के पेयर का। तो वो ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था कि मेरे को एक होल वाले ही सही जूतों का एक जैसा जोड़ा तो मिला। तो वो बहुत खुश था और वो गेम को ऑब्जर्व कर रहा था। अब ये सीन भी यहीं पे फिनिश होता है। फिर फर्दर आगे अनीस बताती है कि एक दिन दोबारा उन्हें साहिब मिलता है और उसने शोल्डर पे एक स्टील का कनिस्टर, एक स्टील का बड़ा सा बर्तन लिया होता है, और आज उसके शोल्डर पे रैक पिकिंग वाला प्लास्टिक का बैग नहीं था। अब वो उसको पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो साहिब रिप्लाई करता है कि मैं एक टी स्टॉल पे मैंने न्यू जॉब स्टार्ट की है, और जहां पर मैं 800 पर मंथ सैलरी ले रहा हूँ, प्लस मुझे पूरे दिन की 3 मील्स भी मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 800 रुपए में मेरी जॉब लग गई है, और मैं इस वक्त जा रहा हूँ मिल्क बूथ पर मिल्क लेने के लिए। और स्टील का कनिस्टर बहुत हैवी था, वो उसने शोल्डर पे कैरी किया हुआ था। अब वो ये ऑब्जर्व करती हैं कि अब वो केयर फ्री चेहरा नहीं था साहिब का, जैसे पहले साहिब अपना ही मालिक था। तो अब वो ये चेहरा नहीं, वो मिस करती हैं उस चेहरे को, क्योंकि एक बार पहले क्या हुआ था, उन्होंने जब उससे पूछा था कि साहिब तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तो साहिब ने कहा था मेरा नाम है साहिब आलम। तो उन्होंने मन ही मन सोचा था कि अगर किसी ने इसे ट्रू मीनिंग बताया साहिब आलम का तो इसे बहुत दुख होगा, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है यूनिवर्स का मालिक, पूरी कायनात का, दुनिया का मालिक। और एक्चुअली जो मीनिंग है इसके नेम का, और एक्चुअली जो ये खुद है बच्चा, जो इसकी हकीकत है, वो बिल्कुल अलग है। तो वो ये ऑब्जर्व करती है कि नाम कितना कॉन्ट्राडिक्शन में है साहिब का। साहिब है आलम, पूरी कायनात का मालिक, और एक्चुअली ही इज अ रैग पिकर, वो एक गार्बेज कलेक्ट करने वाला है। तो उस दिन जब वो उसे स्टील कनिस्टर के साथ देखती हैं, न्यू जॉब के लिए जाते हुए देखती हैं, तो वो सोचती हैं कि साहिब की जो आजादी है, जो उसकी लिबर्टी है, वो उससे कहीं छिन गई है। अब वो केयर फ्री साहिब नहीं रहा है जो अपना मालिक था, उसके प्लास्टिक बैग की जगह स्टील कनिस्टर ने ले ली है और उससे वो आजादी छीन ली गई है। अब वो बाउंड है टी स्टॉल के मालिक के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए, कि जैसे वो कहेगा उसे वैसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसे सैलरी देगा प्लस 3 वक्त का खाना भी फ्री में देगा। तो इस तरीके से अब उसकी लाइफ एक्सप्लॉयटेशन वाली राह पर चली गई थी, जहां उस पर कुछ हद तक शायद मेंटल टॉर्चर, या आप कह सकते हो कि वो बाउंड हो गया था। तो ये बहुत पिटी फील करती है अनीज इन छोटे छोटे बच्चों के लिए कि क्यों उनकी इनोसेंस उनसे छीन ली जाती है। राइट टू एजुकेशन, उन्हें पढ़ाई का मौका क्यों नहीं दिया जाता? उन्हें भी भोलेपन से वो सवाल क्यों नहीं वो पूछ सकते? अपनी मर्जी से जिंदगी क्यों नहीं जी सकते? क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। दे आर फोर्स्ड टू सपोर्ट देयर फैमिली, दे आर फोर्स्ड टू अर्न फॉर देयर फैमिली। फैमिली उन्हें यही सिखाती है कि आप भी सपोर्ट कीजिए, अगर आप फैमिली का मेंबर है तो कुछ ना कुछ कमा के लाइए, तभी ये घर चलेगा। तो पढ़ाई वगैरह के लिए तो उनके पास वक्त ही नहीं होता। तो इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो अब क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में फिर से।